Welcome to Let's Learn with Pooja. The separated DNA fragments can be visualized only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide. जो DNA फ्रेगमेंट्स जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू अलग अलग हुए हैं तो उसके जो बैंड्स हैं हम उनको केवल तभी देख सकते हैं जब हम उन्हें स्टेन करें। तो देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि किस तरीके से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जो डीएनए है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उनको हम अलग करते हैं। तो जब हमें ये बैंड्स अलग अलग मिल गए हैं तो ये बैंड्स हम इनको तभी देख पाएंगे जब हम इनको स्टेन करें, अदरवाइज़ ये हमें कैसे दिखेंगे, कलरलेस दिखेंगे। तो स्टेन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एथिडियम ब्रोमाइड। यहाँ पर क्या दिया हुआ है स्टेनिंग मटेरियल, एथिडियम ब्रोमाइड। एथिडियम ब्रोमाइड होता है C21H20 Br(N)3। ठीक है, तो C21H20 Br(N)3 इसका ये केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में जब हम इसको स्टेन कर लेंगे तो स्टेन करने के बाद में हम इसको क्या करेंगे, यूवी रेज से क्या करेंगे, इस पे एक्सपोजर करेंगे, यानी इसके ऊपर यूवी रेज प्रोवाइड कराएंगे। तो जब हम यूवी रेज प्रोवाइड कराएंगे तो हमें ये डीएनए के ऑरेंज कलर के बैंड हमें विजिबल होंगे। ठीक है, इन विजिबल लाइट हमें ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देंगे। द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगेरोस जेल। फिर अब हम क्या कर सकते हैं कि जो अभी ये सारे बैंड्स क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। सारे बैंड्स कैसे हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। एक यहाँ पर देखिए 2 बैंड हैं। ठीक है, एक बैंड ये है, 2 बैंड ये हैं, इस तरीके से। तो हर एक बैंड क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। अब ये जो सेपरेटेड बैंड्स हैं इनको हम अलग कर सकते हैं। कैसे, देखिए, द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए कट आउट फ्रॉम द एगेरोस जेल। तो हम अगर हमें कोई पर्टिकुलर बैंड डीएनए का हमें अलग करना है तो हम क्या करेंगे, उसको जेल समेत उतना ही पीस कट कर लेंगे जितने पीस में, जेल के जितने पीस में डीएनए का बैंड मौजूद है। तो हमने उतना ही पीस क्या कर लिया, कट कर लिया। ठीक है, एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। और फिर क्या करेंगे, जब हमारे पास में, अब हमारे पास में एक जेल पीस आ गया है और जेल पीस में क्या लगा हुआ है, डीएनए का फ्रेगमेंट लगा हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, जो जेल पीस है उसको हम क्या कर लेंगे, उसको डिसॉल्व कर देंगे और फिर क्या रह जाएगा, डीएनए फ्रेगमेंट रह जाएगा। और इस तरीके का जो स्टेप होता है उसको हम एल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्यूशन कहते हैं। The DNA fragments purified in this way are used in constructing DNA recombinant by joining them with cloning vectors। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, डीएनए फ्रेगमेंट्स रह गए क्योंकि हमने जेल को तो क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया है। ओके, तो हमारे पास में क्या रह गया है, केवल हमारे पास में केवल डीएनए रह गया है, डीएनए का फ्रेगमेंट रह गया है। और अब हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट को क्लोनिंग वेक्टर, यानी जो ऐसे वेक्टर जो डीएनए की कॉपी करते हो। वेक्टर भी क्या है, डीएनए ही है। तो अब हम क्या करेंगे, इन 2 डीएनए को जोड़कर क्या बना देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देंगे। तो होपफुली ये चीज़ यहाँ तक अच्छे से समझ में आई होगी। और इस चीज़ को अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। किसके बारे में, क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। You know that plasmids and bacteriophage have the ability to replicate within bacterial cell independent of the control of the chromosomal DNA। हम जानते हैं कि जो प्लाज्मिड डीएनए है और जो बैक्टीरियोफेग डीएनए है, अब हम समझते हैं कि बैक्टीरियोफेग क्या होता है। देखिए, जो बैक्टीरियोफेग होता है इट्स ए काइंड ऑफ वायरस। ये वायरस होता है और ये ऐसा वायरस है जो किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है। तो whenever a bacteriophage infect the bacterial cell, ये क्या करेगा, ये अपना जो डीएनए है, जो बैक्टीरियोफेग है इसका जो डीएनए है वो किसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर। और इसका जो डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल में फिर क्या करेगा, कॉपीज़ बनाएगा। क्या बनाएगा, कॉपीज़ बनाएगा। क्या यूज़ करके, बैक्टीरियल सेल की मशीनरी का इस्तेमाल करके वो अपनी कॉपीज़ बनाएगा। उसके बाद में बैक्टीरियल सेल की मशीनरी का यूज़ करके प्रोटीन कोड बनाएगा और इस तरीके से एक बैक्टीरिया के अंदर कई सारे बैक्टीरियोफेग हो जाएंगे।
क्लियर। इस तरीके से फिर जब धीरे धीरे बैक्टीरियल सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज की संख्या बढ़ने लगेगी, यानी वायरस की संख्या बढ़ने लगेगी, तो बैक्टीरियल सेल क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, फट जाएगी, बस्ट हो जाएगी, या एक तरीके से डेड हो जाएगी। इस तरीके से जो बैक्टीरियोफेज हैं वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं बैक्टीरिया के अंदर। तो हमें क्या करना है कि बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है उसको हम इस्तेमाल करेंगे किसकी तरह, वेक्टर की तरह। हम जानते हैं वेक्टर क्या होता है। वेक्टर एक ऐसा डीएनए है, या वेक्टर एक ऐसा व्हीकल है जो कि हमारे डिज़ायर्ड डीएनए को अपने साथ अटैच करता है और उसको कैरी करता है इनटू द होस्ट सेल, किसी सेल के अंदर उसको अंदर लेके जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, Bacteriophage, because of their high number per cell, have very high copy number of their genome within the bacterial cell। तो इस लाइन का मतलब समझते हैं हम। क्या लिखा हुआ है, बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल। हाई नंबर पर सेल का मतलब क्या है, यहाँ पर हाई नंबर पर सेल का मतलब है कि जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल हमने बना ली, दिस इज़ द बैक्टीरियल सेल। हम एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा अलग बना लेते हैं बैक्टीरियल सेल को यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज़ द बैक्टीरियल सेल। इस बैक्टीरियल सेल का ही अपना मेन जीनोम है, ठीक है। अब क्या होगा, ऊपर हम बना लेते हैं एक बैक्टीरियोफेज। लेट्स मेक द बैक्टीरियोफेज। ये हमने बैक्टीरियोफेज बनाया, और इस बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो इसने इसके अंदर डाल दिया, बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल दिया। क्लियर। अब ये जो डीएनए है, ठीक है, ये हाई कॉपी नंबर रखता है। हाई कॉपी नंबर का मतलब है कि ये डीएनए इट हैज़ द एबिलिटी टू रेप्लिकेट मैनी टाइम, ठीक है। तो इसने कई बार अपने को क्या कर लिया, रेप्लिकेट कर लिया, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा बारी अपने आप को रेप्लिकेट करेगा उतना ही इसका क्या होगा, उतना ही ज़्यादा, उतना ही हाई इसका कॉपी नंबर होगा। यानी कॉपी का नंबर, ये कितनी बार अपने आप को कॉपी करता है वो नंबर, तो वो जितनी ज़्यादा बार ये क्या करेगा, कॉपी करेगा अपने आप को, उतना ही ज़्यादा इसका क्या होगा, कॉपी नंबर होगा, यानी हाई कॉपी नंबर होगा। क्लियर। तो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो अपने आप को कॉपी कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है बैक्टीरियल मशीनरी या बैक्टीरियल सेल की मशीनरी का इस्तेमाल करके अपने आप को कॉपी करने में, और जितनी ज़्यादा बार करेगा उतना ही उसका ज़्यादा क्या होगा, कॉपी नंबर होगा। इसलिए क्या लिखा हुआ है कि बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल का मतलब है यहाँ पर क्या है, पर बैक्टीरियल सेल। हाई नंबर से मतलब है कि इट इज़ रेप्लिकेटिंग मैनी टाइम्स, है ना, हैव वेरी हाई कॉपी नंबर्स ऑफ देयर जीनोम। तो इसलिए उसका जो जीनोम है, उसका बैक्टीरियोफेज का जीनोम क्या है, डीएनए है। तो डीएनए का कॉपी नंबर कैसा हो गया, हाई हो गया, क्योंकि उसने कई बार क्या कर लिया, रेप्लिकेट कर लिया। क्लियर। तो होपफुली ये चीज़ समझ में आई होगी। तो यहाँ से देखते हैं अब हम इसको, सम प्लाज्मिड्स मे हैव ओनली 1 और 2 कॉपीज पर सेल। अब वो कह रहे हैं कुछ जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो मे हैव ओनली 1 और 2 कॉपीज पर सेल, वो केवल 1 या 2 बार रेप्लिकेट होते हैं किसी बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। वेयर एज जबकि अदर्स मे हैव 15 से लेकर 100 कॉपीज पर सेल। जबकि कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो 15 से लेकर 100 बार तक क्या होते हैं, मतलब 15 से लेकर 100 टाइम्स क्या अपनी कॉपीज़ बनाते हैं। या आप ये कह सकते हो कि प्लाज्मिड डिवाइड होंगे, और सपोज़ यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं फिर से। ये देखिए कि ये क्या है, दिस इज़ द बैक्टीरियल सेल, और बैक्टीरियल सेल में ये उसका खुद का जीनोम है, ठीक है। और ये क्या है, प्लाज्मिड है, दिस इज़ द प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड ये हम जानते हैं प्लाज्मिड क्या होते हैं, दीज आर द सेल्फ और रेप्लिकेटिंग यानी ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग। इनका जो रेप्लिकेशन है वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर। तो और ये सिंगल हैं, सर्कुलर हैं और डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए।
तो 15 से 100 कॉपीज़ का मतलब है कि प्लाज्मिड डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होके उसने कितनी कॉपीज़ बना सकता है, मिनिमम 15 और मैक्सिमम 100। तो यहाँ पर देखिए कितनी, ये 1 से 2 बन गए, अब 2 से क्या बन गए, 4, 1 2 3 4 4, फिर तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी कॉपीज़ बना ली, कितनी सारी कॉपीज़ बना ली। इसका मतलब ये हुआ कि प्लाज्मिड replicated many times so that it is able to make many copies, ठीक है, and the range is between 15 to 100। ओके, तो देखिए यहाँ पर ड्राइंग थोड़ी सही नहीं बनी है, तो हालांकि इस चीज़ को मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर देती हूँ। प्लाज्मिड जो होता है अच्छे से बनाएंगे हम, सिंगल सर्कुलर होता है, जैसे ऐसे करके, लाइक दिस इज द प्लाज्मिड। ओके, तो इस तरीके से जो प्लाज्मिड हैं दे कैन मेक देयर मैनी कॉपीज एंड फॉर दैट दे मल्टीप्लाई मैनी टाइम्स, देयर नंबर्स कैन गो इवन हायर। तो प्लाज्मिड की जो संख्या है इवन इससे भी ज़्यादा हो सकती है। इफ़ वी आर एबल टू लिंक ए अलाइन पीस ऑफ डीएनए, तो अगर हम विद बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड डीएनए, अगर हम इस योग्य हों कि अलाइन पीस ऑफ डीएनए, यानी कोई हमने कहीं और से लिया हुआ जो डीएनए है, डीएनए का टुकड़ा यानी कि जीन, कोई अदर जीन अगर हम इस बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड डीएनए के साथ में जोड़ें, क्लियर, तो हम बना लेते हैं दिस इज़ द प्लाज्मिड, ये हमने प्लाज्मिड बना लिया है, और हमने कोई डीएनए का टुकड़ा अदर वो हमने इसके साथ में जोड़ दिया है, जुड़ गया, ठीक है। तो इसको हम फिर से बना लेते हैं। सपोज दिस इज़ द प्लाज्मिड, दिस इज़ द प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड के साथ में हमने डीएनए का एक पीस जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, अलाइन पीस ऑफ डीएनए या अलाइन डीएनए, या इसको आप डिजायर्ड डीएनए या जीन कह सकते हो, और ये क्या है, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड में हमने पहले क्या लगाया था, एक बार फिर से करते हैं इसको, लाइक दिस, देखिए यहाँ पर देखिए ये प्लाज्मिड था पहले, तो प्लाज्मिड में पहले हमने क्या लगाया, हमने पहले इसमें कट लगाया, तो प्लाज्मिड क्या हुआ, इसका माउथ जो है ओपन हो गया, प्लाज्मिड का माउथ क्या हो गया, ओपन हो गया, और अब इस ओपन माउथ में हमने क्या ऐड कर दिया, इस ओपन एंड्स जो हमें मिल गए इसमें क्या ऐड कर दिया, हमने डिजायर्ड जीन, ठीक है। तो हमने क्या किया कि किसी डिज़ायर्ड जीन को हमने बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड के साथ में अटैच कर दिया। बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड को हम वेक्टर कह रहे हैं। देखिए वी कैन मल्टीप्लाई, तो जैसे जैसे प्लाज्मिड डीएनए क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, कॉपीज़ बनाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, जो हमने इसके साथ में जीन अटैच करी है वो भी मल्टीप्लाई होगी। वेक्टर्स यूज्ड आर प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड, सॉरी यहाँ से नहीं है, हाँ, इफ़ वी आर एबल टू लिंक ए बैक्टीरियोफेज वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड। तो हम अपना जो डीएनए फ्रेगमेंट जो डिज़ायर्ड जीन है उसको अटैच करेंगे तो वो भी क्या करेगी, वो भी मल्टीप्लाई करेगी, और उतनी ही बार कॉपी करेगी जितनी बार क्या है, प्लाज्मिड कॉपी कर रहा है या किसी बैक्टीरियोफेज का डीएनए कॉपी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने प्लाज्मिड से क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है। वेक्टर्स यूज्ड एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच ए वे। देखिए जो वेक्टर्स होते हैं एक तो नेचुरल अकरिंग होते हैं कि भाई हम किसी बैक्टीरियोफेज का डीएनए इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए वेक्टर, या किसी बैक्टीरिया में से हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, उसका प्लाज्मिड एज ए वेक्टर, ठीक है। तो ये तो नेचुरल हो गया, लेकिन वेक्टर्स को आर्टिफिशियल भी बनाया जाता है, ठीक है। तो जब हम किसी वेक्टर को आर्टिफिशियली बनाएंगे तो हम ये चाहेंगे कि उसके अंदर सारे फीचर्स हों जो कि हमारे लिए क्या हों, हमारे लिए हेल्पफुल हों, अच्छे से किसी भी जीन को अपने अंदर अटैच करने और उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए किसमें, होस्ट सेल में। तो देखिए वेक्टर्स यूज्ड एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इस तरीके से बनाए जाते हैं इन सच ए वे दैट दे हेल्प इजी, कि वो हेल्प करे इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए, कि वेक्टर में, तो वेक्टर में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि ईजिली वो अपने में अटैच कर सके या अपने में लिंक करा सके किसको, फॉरेन डीएनए को, एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स,
और ऐसे वेक्टर होने चाहिए कि जिसकी सहायता से हम इजीली सिलेक्शन कर सकें रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में। अब यहाँ पर हम समझते हैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। देखिए रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हमने ये क्या ली, एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने ये प्लाज्मिड डाले हुए हैं। अभी मैं ऐसे ही सिंगल स्टैंडर्ड बना देती हूँ। ये हमने प्लाज्मिड डाले हुए हैं और हमने क्या करा, डिज़ायर्ड जीन डाल दी। हमने क्या डाल दी, डिज़ायर्ड जीन डाल दी और साथ में हमने क्या डाल दिए, एंजाइम डाल दिए। क्लियर। अब क्या होगा, जो एंजाइम्स है, एंजाइम जैसे कि हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाल दिए, लाइगेज एंजाइम डाल दिए, ठीक है। अब क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, कट लगाएगा, ठीक है, प्लाज्मिड पर, तो प्लाज्मिड ओपन हो जाएंगे। और जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है वो क्या करेगा, वो डिज़ायर्ड जीन को प्लाज्मिड में जोड़ेगा। तो कुछ प्लाज्मिड ऐसे होंगे, यानी कुछ वेक्टर ऐसे होंगे जो अपने में लिंक कर लेंगे, ठीक है, या अपने में लिंक होने देंगे, या वो ले लेंगे किसको, डिज़ायर्ड जीन को। तो कुछ प्लाज्मिड तो ऐसे हैं जिसने डिज़ायर्ड जीन को ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस प्लाज्मिड ने डिज़ायर्ड जीन को ले लिया। और बना लेते हैं ऐसे प्लाज्मिड, ये एक प्लाज्मिड है जिसने डिज़ायर्ड जीन को क्या कर लिया, ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिज़ायर्ड जीन और ये वेक्टर प्लाज्मिड जो है ये दोनों, इन दोनों का रिकॉम्बिनेशन हो गया एक तरीके से। देयर इज अ रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन एंड वेक्टर या प्लाज्मिड डीएनए। तो इसलिए हम इस तरीके के जो प्लाज्मिड है जिन्होंने डिज़ायर्ड जीन को ले लिया है उन्हें हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट। क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट। क्लियर। और कंडीशन क्या होगी, कुछ ऐसे भी होगा कि जो प्लाज्मिड, जिन प्लाज्मिड ने फॉरेन डीएनए या डिज़ायर्ड जीन को नहीं लिया है, ठीक है। तो इस तरीके के जो प्लाज्मिड होंगे वो क्या कहलाएंगे, उनको हम कहेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या कहेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट।